ओके। नमस्कार सभी फ्लैट टीम के पाठकों का लेखकों का यहाँ पे स्वागत है हमारे लाइव सेशन में, लाइव वार्ता में। आज हमारे साथ है विनोद दुबे जी। विनोद दुबे जी फ्लैट ड्रीम्स के लिए बड़े खास व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हीं के साथ फ्लैट ड्रीम ने अपना कविता जगत में पदार्पण किया था। तो इससे पहले कि हम आगे की वार्ता शुरू करें, हम कुछ इन्हीं की जो कविता की पुस्तकें आई हैं, वीकेंड वाली कविता, उसके बारे में एक छोटा सा अंश पढ़ते हैं कि सुबह का वक्त कपाल भाती में गुजरा तो चाय पर पत्नी के विचार छूट गए। कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट प्लेट में रखे तो आलू और पराठे और नींबू के अचार छूट गए। न जिंदगी की छोटी बड़ी उलझनें बदलती हैं, न हम बदलते हैं। कविताएं बस इन्हें देखने का नजरिया बदल देती हैं। लाख योजनाओं के बावजूद जैसे हम अस्त व्यस्त सी जिंदगी जीते हैं, ठीक उसी तरह इस संग्रह की कविताएं भी बेतरतीब विषयों पर लिखी गई हैं। कई बार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है, जैसे जेठ की दोपहरी में सड़क पर लावारिस पड़ा टिन का डिब्बा। इस जिंदगी से निकली इन कविताओं को फुर्सत के पलों में पढ़िएगा, क्या पता उस जेठ की दोपहरी को या निरस्ता को बसंत की नजर लग जाए। तो ये अंश है, ब्लर्ब है वीकेंड वाली कविता का। इसको लिखते समय भी जो आनंद की अनुभूति विनोद जी को हुई थी, जो हमें हुई थी, जो इसका एक ट्रेलर बना था, मतलब एक कविता संग्रह बनाने में क्या क्या लग सकता है। आई गेस विनोद जी को भी उसका एक पूरा एक्सपीरियंस हुआ, फ्लैट को भी उसका पूरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि कविता संग्रह में सिर्फ कुछ मीटर में मिली हुई कविताएं नहीं होती हैं। एक पूरा भाव होता है, एक पूरा लय होता है, एक पूरा रिदम होता है, जिसको आप पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं। एक मेहनत होती है। और वीकेंड वाली कविता जैसे आप देख ही सकते हैं, साल में 52 वीकेंड होते हैं, उसमें 52 कविताएं होती हैं। तो अभी तक इस पूरी सीरीज में 2 किताबें आ चुकी है। वीकेंड वाली कविता 2022 और वीकेंड वाली कविता 2023। 2023 का नाम था जहाजी। और जहाजी में विनोद जी एक बात और बेहतर कहते हैं कि हर कविता फुर्सत में पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ कविताएं आपको व्यस्तता में भी पढ़नी होती हैं, क्योंकि आपके जीवन में वो जो व्यस्त लम्हे होते हैं, उसमें कई बार आपको मोटिवेशन चाहिए होता है, आपको हिम्मत चाहिए होती है आगे बढ़ने की, कि आप निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, उसका भी कोई अर्थ है। तो इन सारे अर्थों में जो विनोद जी अर्थ निकालते हैं, उनसे मैं बस इतना ही जानना चाहूंगा पहले कि वीकेंड जहां सब लोग मौज मस्ती करना चाहते हैं, वहां आप कविता लिखने के लिए समय कैसे निकाल रहे हैं? लाइक कविता आपकी रुचि पहली क्यों बन रही है, और ये शुरुआत, ये श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, और अभी तक हम तीसरी श्रृंखला पे काम कर रहे हैं। मतलब कुल 52 इंटू 3 साल का संग्रह तो हमारे पास है। इसके अलावा भी जो आपकी शुरुआत है, जो आपकी कहानी है, जो लोगों का रेस्पॉन्स है, उस पर थोड़ी रोशनी डालिए विनोद जी। जयंत, थैंक यू सो मच इतने अच्छे परिचय के लिए। तो सबसे पहले तो मेरी आवाज पहुंची ठीक से तुम तक? जी जी, आपकी आवाज सही आ रही है, थोड़ा सा लैग है बट वी विल मैनेज। ओके, पहले थोड़ी देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि भारत और सिंगापुर के समय में जो 2.5 घंटे का अंतर है वो कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तुम्हारा सवाल वाजिब है कि वीकेंड में लोग मस्ती करते हैं, और मैंने भी वीकेंड मस्ती करके ही कई वीकेंड गुजारे। तो एक तो मुझे लगता है कि हर इंसान के मस्ती का तरीका अलग होता है। कुछ एक को मंदिर जाना होता है, कुछ लोगों को शराब पीनी होती है, कुछ एक को घूमने जाना होता है, कुछ लोग को मूवी देखनी होती है। मैं समय के साथ मुझे समझ में आया कि साहित्य मेरी रुचि है, और मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर अगर कुछ है तो लिटरेचर है। तो पढ़ना मुझे पसंद है। मैं कोशिश करता था कि जब भी समय मिले तो कुछ पढ़ा जाए। लिखना एक साइड का काम था, मैं लिखता था कभी कभार जब मूड करता था, या जब ऐसे क्या बोलते हैं आप, नाक तक भर जाएं भावनाओं को लेकर, तो लगता है कि आप कहीं लिख देंगे। वीकेंड में, हर वीकेंड में लिखना थोड़ा सा डिसिप्लिन, अनुशासन का काम है, और उसका मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि उसी क्रेडिट मैं हमेशा अपनी पत्नी को देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि आप अच्छा लिखते हैं तो क्यों नहीं एक अनुशासन बनाएं, और हर हफ्ते एक सोचें कि कुछ लिखा जाए, तो 2-3 घंटे दें। और उन्होंने मजाक मजाक में ही कहा था, और मैंने उसको सीरियसली ले लिया, और मैं लिखने लगा। तो अभी ये अनुशासन की वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे हफ्ते, इसीलिए जयंत, जो मैं लिखता हूँ अपने ब्लर्ब में भी, कि मेरी कविताएं सिर्फ मोटिवेशन या सिर्फ प्रेम
या सिर्फ किसी त्योहार के लिए नहीं लिखी जाती, क्योंकि हम पूरा जो साल जीते हैं अपनी जिंदगी, उसमें तरह तरह के रस हमारे जीवन में आते हैं। हम कई बार बहुत खुश रहते हैं, कई बार बहुत दुख होता है जीवन को लेकर, कई बार गुस्सा रहता है, कई बार किसी त्योहार में डूबे रहते हैं, दिवाली दशहरे का मौसम है, कई बार रिश्तों को लेके, भारत को लेके। तो इसलिए मैं हमेशा लिखता हूँ कि जैसे जैसे मैं जीता रहा हूँ पूरे साल भर जिंदगी, वैसे वैसे कविताएं भी अलग अलग विषयों पे बेतरतीब तरीके से आती जाएंगी। पर मेरी कोशिश है कि उस हफ्ते में जिनसे भी गुजरा, चाहे वो जैसा माहौल हो, जैसा मन हो, उस हफ्ते के अंत तक ये अनुशासन बना के रखूं कि लिख सकूं। और ईश्वर या माँ सरस्वती की कृपा है कि मैं 3 सालों से ये कर पाया हूं, और इसके लिए मैं फ्लाई ड्रीम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने उसको छापा, लोगों तक पहुंचाया। और हमारी 2 कविताएं, एक तो मेरे पास है जहाजी, वो इस बार आई है। इसके पहले वीकेंड वाली कविता वो मेरे पास बची नहीं, क्योंकि सिंगापुर में खत्म हो चुकी है, इसकी भी सिर्फ 2 प्रतियां ही बची हैं। और ईश्वर ने चाहा तो, जैसा हमारा प्लान है कि इस साल मेरे बर्थडे 11 मार्च से पहले 11 मार्च तक मेरी तीसरी श्रृंखला आ जाएगी। उसके लिए मैं फ्लाई ड्रीम का शुक्रगुजार हूँ, और मेरी कोशिश है कि ये श्रृंखला चलती रहे। और अभी तक ईश्वर की दया से ये साल भी शुरू हो गया, और तुमने देखा होगा कि हर संडे सैटरडे को मैंने एक कुछ ना कुछ कविताएं लिखी हैं। तो ये बिल्कुल। श्रृंखला नियमित तौर पे मुझे आपकी हर वीकेंड पे एक सुबह जागते ही आपकी कविता मिल जाती है, क्योंकि आप 2.5 घंटे आगे हैं। तो जो लोग पाठक अभी पहले देख रहे हो, उन्हें पता चली गया कि विनोद जी सिंगापुर रहते हैं, एक प्रवासी लेखक है। ये 3 सालों से जब से हमसे जुड़े तब से तो हम जानती हैं कि ये प्रवासी लेखक है, और अपने देश से बाहर रहते हुए हिंदी के साथ जुड़े रहना। इनके पास ऑप्शन था कि वो इंग्लिश में लिखते रहते, इंग्लिश में बात करते रहते, जिसमें सेल्स अच्छी आती है। इनकी बहुत प्रचलित किताब इंडियापा का हमने अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित किया फ्लाई ड्रीम से, उसे भी बहुत सराहा गया। और जिन्होंने अभी तक उसे ना पढ़ा हो वो जरूर पढ़े, कि फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन ने जैसा कहता है ना कि विनोद जी के साथ ही एक, चाहे वो इंग्लिश फॉर्मेट में आना हो या कविता संग्रह शुरू करना हो, एक नई शुरुआत तो की ही है। और खासकर ये अच्छी बात मैं वही जानना चाह रहा था, जिस हमारी हमेशा एक प्रश्न रहता है कि अपनी भाषा से जुड़ाव अपने ही देश में कहीं ना कहीं आज एक चर्चा का विषय बन गया है कि आपकी मातृभाषा से आप कितना लिखते हैं और कैसे बात करते हैं। प्रवासी होते हुए ये चैलेंजेस कितने ज्यादा होते हैं, अगर आप पाठकों को बता सकें। प्रवासी होते हुए वो चैलेंज मेरे ख्याल से भारत की तुलना में कम से कम 100 गुना ज्यादा है। तो एक तो अंग्रेजियत की या उपनिष जिस तरह से ये औपनिवेशिक चीजें आई कि लोग भारत में आए अंग्रेज और अंग्रेजियत छोड़ के गए। तो हम जब, मेरे ख्याल से तुमने भी उसी समय, या तुम थोड़ा मुझसे जूनियर रहोगे जैन, पढ़ाई के दौरान अंग्रेजियत का बड़ा बोलबाला था, और लगा कि जो अंग्रेजी बोल रहा है वो सही बोल रहा होगा। अगर अंग्रेजी में आपने जो बोल दिया आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है, तो वो ठीक ही होगा। हिंदी में तो खैर यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो हम एमपी बोर्ड, जो बिहार बोर्ड, जो हम अपने वर्नाकुलर के लोग रहे, वो हमेशा जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो हमेशा वो एक हीन भावना रही, हमारे अंदर भी थी। किसी ने हमसे कहा नहीं कि नहीं नहीं इसमें क्या डरना है, माध्यम चाहे कुछ भी हो, जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। तो इंडिया में फिर भी था कि आप जब यूपी में हैं और जो जिस परवरिश में आप रह रहे हैं, वहां इतने लोग तो हैं जो हिंदी समझते हैं, पर यहाँ जो आए ज्यादातर ऐसे ही आए जो उस अंग्रेजियत को पार करके यहाँ पहुंचे। तो जब आप उन्हीं उसी क्रीम को, जैसे दूध में मथ के आपने ऊपर से क्रीम निकाला और उसको भेज दिया विदेश, जिनकी पहचान रही, जो अंग्रेजी का झंडा लेके यहाँ आए, तो यहाँ तो वो रंगे सियार की तरह हालत थी कि भाई हुआ हुआ नहीं करना है, हम सब शेर हैं और इन्हीं के साथ हमें रहना है। और किसी ने कर दिया तो मतलब पकड़ में आ जाएगा कि यार तुम तो हिंदी जानते हो। तो वो जो चैलेंज है जयंत, वो कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और बिल्कुल हाँ, मतलब चैलेंज है। एनीवे तुम यही पूछोगे कि भाई आपने फिर क्यों लिखा जो तुम कह रहे थे, तो कई बार होता है कि आपको भगत सिंह बनना पड़ता है। आपको लगता है कि यार हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा, सही। कम से कम मुझे वो विश्वास है कि हमारी जो कॉरपोरेट की दुनिया है उससे, और हमारी जो पर्सनल जिंदगी है, वो हावी नहीं होनी चाहिए उस पर। हम जो, हमारी जो पहचान है, हम जिस गांव से आए हैं, जिस परवरिश में बड़े हुए हैं, वो हर हाल में
हमारे साथ उतनी ही मजबूती से जुड़ी रहनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से हम आज यहाँ पहुंचे हैं। तो मैंने वो कोशिश की और अपनी परवरिश को, अपनी भाषा को, उन सबको एक तरह से मेरा डेडिकेशन रहा हिंदी में लिखना। मेरी श्रद्धा रही कि मैं हिंदी में लिखूं, और तुम जैसे लोग मिले इस रास्ते में जिन्होंने इसमें मदद की मेरी। और धीरे धीरे मैं ये जरूर कहूंगा कि अब सिंगापुर में शांति प्रकाश जी हैं, मेरे बहुत परम मित्र हैं, जिन्होंने देखो मैं गाँव था और वो किताब अमेजन पे नंबर 1 भी रही। इस तरह से गौरव उपाध्याय है एक मेरे दोस्त, जिन्होंने अभी एक जिंदगी मोस्ट वांटेड लिखी है और एक अनलिमिटेड लिखी है, जो सेल्फ हेल्प की किताब है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे संध्या सिंह जी हैं, सिंगापुर संगम चलाती हैं। तो उन लोग मेरे जैसे ही विचार के लोग आए, जिन्होंने इसको माना कि हाँ यार ये जरूरत है हमें, हम लोग हैं सीआर, तो कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं, लेट्स डू हुआ टुगेदर। तो फिर हमने मिले और भाई इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, नौकरी हमारी चलती रही, कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा है कि हिंदी क्यों बोलते हैं। तो मेरी कोशिश एक तरह से था कि भाई इसको चाहे वो चले ना चले, पसंद आए ना आए, मैं हिंदी में लिखूंगा और ईश्वर करे कि मैं लिखता रहूं। ये जो मेरी इंडियापा हिंदी से पहले आई थी, इंग्लिश हिंदी में चली थी, और तुमने फिर इसको इंग्लिश में लिखा, तो इसको कई बार लोग बोलते हैं कि भाई तुम अपने इंग्लिश में क्यों लिखा, सेल्स के लिए। मैं सही बताऊं तो मुझे कोई सेल्स, मैं अपनी नौकरी से खुश हूं, मुझे सेल्स का कोई इशू नहीं था। सिर्फ ये था कि जो मेरे चाइनीज मित्र हैं यहाँ पे, और जब उन्होंने इंडियापा को देखा तो उनको लगा यार कि ये आदमी क्या लिख रहा है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं इसको। तो उनकी बड़ी इच्छा थी इसके बारे में जानने की कि भाई ये स्टोरी हमें पता है, जो मलय या जो चाइनीज दोस्त हैं, और स्पेशली जो बॉम्बे या जो साउथ इंडियन दोस्त हैं। तो ये जो इंग्लिश में लिखी गई थी वर्जन, ये सिर्फ उनको यही बताने के लिए कि भाई ये मेरी एक रचना है, मौलिक रचना है, इसको अगर आप हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको इंग्लिश में पढ़िए और इस तरह से पढ़िए। तो सिर्फ इसीलिए इंग्लिश में लिखी। बिल्कुल बिल्कुल। जो विनोद जी के द्वारा ही हमें शांति प्रकाश जी मिले, और उनके किताब भी बहुत प्रचलित रही, देखो मैं गाँव था, और शायद उसका भी एक अंग्रेजी अनुवाद सिंगापुर के पाठकों के लिए तैयार हो रहा है। गाँव को अंग्रेजी सिंगापुर में जो कहा जाता है वही टाइटल है उसका। तो ये एक अच्छी बात है कि हिंदी भाषा को जितने प्रवासी लोग हैं वो तो पसंद करते ही करते हैं, खासकर एक नेचुरल जिज्ञासा भी वहाँ के लोगों में है हिंदी भाषा को जानने में। और खासकर आपका और आपके सभी मित्रों का जो योगदान मैं समझता हूँ, तो बहुत लोगों को नहीं पता हो, पर विनोद जी की किताबों में, जैसा उन्होंने शुरू में ही कहा, विषय इतने बेतरतीब हैं कि कई बार आप भी सोचने लगते हैं कि यार इस विषय पे भी कोई व्यक्ति कविता कह सकता है। ठीक है, जैसे बोरिंग सी छुट्टियों पे आपने एक कविता लिखी, आप वीकेंड में बैठे हैं, आपको एंजॉय करना है, 5 दिन की आपकी मेहनत है, उसको भी आप बोरिंग कह के फिर कह रहे हैं कि बोरिंग सी छुट्टियों में मैं एंजॉय कर। ठीक है, और वो बोरिंग करते करते इन्होंने फिर एक कविता लिखी कि मैं बुद्ध होना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये त्योहारों पे लिखते हैं कि मैं त्योहारों को एंजॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर ये मतलब कहता ना कि खामोशी से लेके शोर तक के बीच का जो भी स्पेक्ट्रम है, वो विनोद जी और उनके सारे मित्र छूते हैं। और भाषा के विषय में विनोद जी का मैं यही कहूंगा कि कई बार तो बहुत सरल हो जाते हैं शब्दों का चयन में, कि भाई आराम से अपनी बात कह दी। और कई बार जैसे इन्होंने ठान रखी होती है कि खुद को भी चैलेंज कर रहे होते हैं कि शब्दों का चयन कैसे किया जाए, और पाठक को भी चयन कर रहे होते हैं कि आप समझिए कि इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें दोनों ही क्रम हो रहे हैं कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए भी सरल आपने रखा ताकि वो सुने तो उन्हें समझ में आए। क्योंकि वीकेंड वाली कविता जिनको ना पता हो, यूट्यूब पे एक चैनल है, विनोद जी उसे अपनी आवाज में सुनाते रहते हैं, और बहुत सारी कविताओं को इन्होंने वापस री रिकॉर्ड भी किया है बेहतर तरीके से। तो आप जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो वीकेंड वाली कविता को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, और नियमित तौर पे वीकेंड पे एक कविता, मतलब अगर विनोद जी लिखने का क्रम बना रहे तो आप सुनने का क्रम तो बना ही सकते हैं। और जो लोग, जिनको ये संग्रह पसंद आए, वो इसे खरीद के अपने कलेक्शन में जरूर रखें, क्योंकि विनोद जी ने जैसा वही कहा, दोनों ही विषयों पे लिखा है कि आप अपनी व्यस्तता में भी इसे पढ़िए, आप अपनी फुर्सत में भी पढ़िए। तो विनोद जी, आपने देखा है दूसरे लोगों को हिंदी सीखते हुए या ट्राई करते हुए कि विनोद जी ने सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है तो मैं भी एक बार पढ़ के देखूं या सीख के देखूं, या जैसा सुनना है यूट्यूब पे उसको एटलीस्ट रिपीट करने की कोशिश करूं, जैसा होता है ना कंपनीज में कि लेट्स ट्राई ईच अदर्स वर्क।
देखिए हिंदी भाषी जो लोग हैं यहाँ पे, दो दो तरह से आंसर दूंगा मैं। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं, जैसे शांति जी थे, तो पहले बहुत नहीं लिखते थे, फिर ये हमारी मित्रता हुई और उन्होंने देखा और उसको उन्होंने रेप्लिकेट करना चाहा और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। मैंने भी बहुत लोगों को सुना यहाँ पे जो अच्छा लिख रहे थे, आलोक मिश्रा जी थे, चित्रा मैम थी, तो उनको देख के ही मैंने लिखना शुरू किया। तो ये तो एक कम्युनिटी बनी जो लिख रहे हैं, एक परीक्षित है, गौरव जी हैं, तो वो कम्युनिटी तो बन ही रही है। जो इंटरेस्टिंग है कि जो विदेशी लोग हैं, या फिर जो जैसे चाइनीज या फिर मलय या फिर यहाँ अंगमो कहते हैं, जो अंग्रेज होते हैं बेसिकली, यूरोपियन लोग, उनको वो मेरे जो मित्र हैं ना, मैंने जब भी देखा है तो वो, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई कि आपकी कविताओं पे अगर वो फोन ऑन करें, वो ऐप चला के, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती है कविता को। हाँ, गूगल लेंस का यूज करके, सही हाँ है। हाँ, हाँ। तो कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरी किताब को लेकर, जो कि अंग्रेजी हिंदी नहीं पढ़ते हैं और कविताएं हम्म। मैंने निकाली नहीं है, तो उसको लेकर गूगल ट्रांसलेट के थ्रू पढ़ते हैं और मुझे बताते हैं कि यार, जैसे मेरी एक कविता थी बिटिया रानी, कि जब भी मैं बिटिया रानी जी। घर लौटता हूँ तो मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, और उसमें पूरा औरतों का जो भी शोषण हुआ है सदियों से, उस पे एक आदमी का दर्द है कि तुम्हें अपने हाथ से एक और खाना खिलाते, मैं खिलाना चाहता हूँ सारी औरतों को जो टुक टुक निहारती रहती थी अपने पिताओं को और उन्हें पूछा नहीं जाता था। तो सदी तुम्हें तुम्हारे सारे नखरे सहते मैं वो सदियों का कर्ज उतारना चाहता हूँ जो हम पुरुषों ने तुम स्त्रियों पर लादें। तो उस जिसने पढ़ी थी कविता, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मैंने ये इंग्लिश में बताया कि आई जस्ट रेड योर दिस पोएट्री एंड आई मस्ट से दैट इट इज वेरी, इट रियली मूव्ड मी इनसाइड। तो मुझे लगा यार कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी चीज है कि आपकी भावनाएं किसी तक पहुंच सकती हैं, प्रोवाइडेड वो सहृदय हो, उसके अंदर कविताओं को या लिटरेचर को समझने की इच्छा हो। तो अब जैसा तुम कह रहे हो जयंत, मुझे ऐसा लगा कि इतने हम भाग दौड़ में, इतनी आपाधापी में हैं कि तीन तरह के लोग हैं। एक तो पूरी तरह से उसमें बढ़ गए हैं, उनको कोई लिटरेचर या कोई चीज रोकनी नहीं है, अभी उनको सिर्फ पैसा कमाना है, उनको घर गाड़ी बंगला इनकी बात करनी है। दूसरे हमारे जैसे रेट्रो लोग हैं जो पूरी तरह से चाहते हैं कि नहीं, जीवन ये है, वो सिर्फ उतने के लिए चाहिए जितने की जरूरत है। जो बीच के लोग हैं ना, बेसिकली जो समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी कोशिश रहती, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरी कविताएं उन्हें कम से कम रोक सके, उन्हें ये सब दिखा सकें। तो अभी बीच में एक प्रतिमा सिंह जी हैं, उन्होंने एक तस्वीर भेजी थी, अपने उनके पति अपने दोनों बच्चों को मेरी एक कविता सुना रहे थे पढ़ के, और उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं और ये कविताएं इतनी सरल हैं कि आराम से मेरे पति भी पढ़ रहे हैं और इनको सुन भी रहे हैं। तो मुझे उन्होंने वो वीडियो या फोटो भेजा था मुझे, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम ये काम कर पा रहा हूं मैं, कि बीच के लोगों को जो नहीं अभी भी पूरी तरह छोड़ नहीं पाए, उन्हें कम से कम एक प्रश्रय मिले कि नहीं, यहाँ पे आप छांव ले सकते हैं अपनी इस आपाधापी की दौड़ भाग। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कविताओं का जो दौर स्कूलों में रहा, वो क्योंकि भाषा शैली सिखानी थी या कोई कविता की ग्रामर सिखानी थी, इसलिए कुछ कविताएं तो आपके ऊपर छाप छोड़ती ही हैं, पर बहुत ज्यादातर उसमें से खो जाती हैं। आपकी कविताओं को खुद मैंने एक एक पढ़ा है, समझा है, तो यही समझा है कि जब आप जगहों की बात करते हैं, जैसे आपका गांव हो गया, गंगा घाट हो गया, मुंबई हो गया, बनारस हो गया, तो आप एक यात्रा बताने पे ले जा रहे हैं कि मेरी नजर से इस शहर को आप देख के देखिए। जब आप रिश्तों की बात करते हो तो फिर आपने जैसे बिटिया रानी का जिक्र किया, आपने शायद जो एक यात्रा आपकी पत्नी की रही, इंडिया से सिंगापुर आके बसने की, एक नए शहर, मतलब लोग कहते हैं ना कि हम अपना घर बदल रहे हैं, आपने देश ही बदलवा दिया। तो वो एक पूरी जो प्रक्रिया है जिसपे शांति प्रकाश जी ने भी लिखा है कि सिंगापुर की आई ये देसी लड़कियां। तो इस तरह की कई विषयों पे आप लोग चर्चा, मतलब मुझे लगता है आपस में भी काफी चर्चा करते होंगे कि यार इस तरह की कोई कविता की जाए, इस विषय पे भी लिखा जाए, उनके नजरिए को भी सामने रखा जाए। तो एज अ लेखक होते हुए आप खुद को अलग अलग उसमें ढाल रहे हैं और भाषा को भी सरल रख रहे हैं, तो जो सुनने वाले श्रोता हैं, चाहे वो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें भी उनके करीब करीब आपने हर विषय को छूने की कोशिश की है। जैसे मुझे लगता है कि 5-10 साल बाद अगर आपकी सिर्फ जगहों की कविताओं का एक संकलन बना दिया जाए तो वो यात्रा बतान बन जाएंगी, अगर आप इंडिया पूरा ट्रेवल करना चाहे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी हम जगहों में, सिंगापुर की जगहों के बारे में भी देखेंगे कि उन वो नजरिया कैसा होता है, एक सिंगापुर का शहर कैसा होता है, कि वहां की दिनचर्या कैसी होती है। फिर वहीं अगर हम जानना चाहें कि वहां के
मतलब जैसे बहुत लोगों की इच्छा होती है जानने की कि जो भाईचारा है या जो भी बाप बेटी यूनिवर्सल रिश्ता है पेरेंटिंग तो, बट जो एक दोस्ती भारत में होती है और एक दोस्ती जो एक सिंगापुर में होती है, उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या आपको ढूंढने को मिलता है? क्योंकि आपने, मुझे याद आता है दोस्तों पे भी कविताएं लिखी हैं कि वो आपके यार कैसे हैं वो। तो इन सारे टॉपिक्स पे मेरा एक ही सवाल है, ये टॉपिक आप किस दिन डिसाइड करते हैं कि मुझे आज इस टॉपिक पे लिखना है? या पूरे हफ्ते वो मंथन चलता है, या एकदम से वो कलम चल जाती है, या किसी ने कह दिया होता है कि चैलेंज देके कि यार संडे को मिलेंगे तो इस पे लिख के लाना? मतलब आपके 3 साल के एक्सपीरियंस में ये टॉपिक कैसे आते हैं आपके पास कि आज इस पे लिखूंगा मैं? तो मेरी जो आई मीन इस सवाल का बहुत सीधा सीधा जवाब अनफॉर्चुनेट नहीं है, जिंदगी में वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती नहीं, बड़े ग्रे रहती हैं, पर कोशिश जो रहती है ज्यादातर, मैं कहूंगा 70% कविताएं जो भी मेरे मन में उस पूरे हफ्ते में चल रहा होता है, मेरी कोशिश रहती है उसी पे लिखूं। जैसे राम पर कविता मैं रामनवमी या दशहरा के वक्त ही लिख पाऊंगा, क्योंकि उस समय दिमाग में वो रामलीला वो सब चल रहा होता है। तो ज्यादातर तो है कि जो चल रहा है ऑफिस में, अगर कुछ चल रहा है मन में, तो कारपोरेट पंडित किस तरह हम कारपोरेट की दुनिया में बच गए हैं उस हफ्ते में। जी जी। उसके अलावा धीरे धीरे लिखते लिखते स्टेज पे हूं कि अब मैं 1-2 घंटे में कविता लिख सकता हूँ किसी भी चीज को सोच के। तो अब कई बार होता है कि मैं अपने, जैसे अभी मैं रिसेंटली चाइना गया था, तो वहां पे लिखा था चीन मेरे मेरे प्यारे पड़ोसी, जिसमें मैंने बताना चाहा था कि किस तरह हम लोग चीन के बारे में सोचते हैं। हमारे देश में सब फैला दिया जाता है ना कि अपने व्हाट्सएप मैसेज चल रहे हैं कि झालर बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और वहां जाके मुझे लगा कि उनसे हमें कितना सीखने की जरूरत है, लड़ने की बजाय पहले कितना सीखने की जरूरत है, कितने आगे हैं वो कितनी चीजों में। लड़ाई के लिए तो बहुत चीजें पड़ी है दुनिया में, पर पहले सीख तो लें वो जो वो कर रहे हैं हमसे बेहतर। तो वहां गया तो उस हफ्ते वो लिख दिया, क्योंकि वो आसान है लिखना, क्योंकि आपके दिमाग में वो चल रहा है। पर इसके अलावा जो तुमने कहा जयंत अभी की सिंगापुर के जीवन के बारे में, तो मेरा इस साल ये खास तौर से, अभी मुझे एक प्रवासी साहित्यकार सम्मान के लिए भोपाल में बुलाया गया था, और वहां मुझे एक बहुत अच्छी, वहां के जो अगुआ थे संतोष चौबे जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात डिनर में मुझे कही कि आप लोग का जो साहित्य है बहुत नॉस्टैल्जिया का साहित्य है, जिसमें आपकी बहुत यादें हैं। आप जब भी कोई कविता सुनाते हैं तो उसमें दूसरी तीसरी लाइन तक भारत की याद जुड़ जाती। आप कहीं गंगा घाट को मिस कर रहे हो, कहीं रिश्तों को मिस कर रहे होते, लेकिन यादों का तो हमारे पास वैसे ही पिटारा है, पर वहां जो आप जी रहे हैं वो हमें जानना है आपसे, और वो हम नहीं लिख पाएंगे, लिखेंगे। तो अभी अभी भी मैंने एक रील भी इंस्टा पे डाला था कि हमारे पास तो दोनों मुकम्मल जहां हैं, भारत की जमी है और सिंगापुर का आसमां है। तो हाँ, उसमें रोने की जरूरत नहीं, हाँ इसमें दर्द की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी कोशिश है इस बार कि मैं सिंगापुर पर काफी कुछ लिख सकूं और सिंगापुर को काफी बता सकूं। इनफैक्ट आज जो मैंने कविता डाली है रिचार्ज, सुनी होगी, आज ही वो आपने सिंगापुर पे लिखी है। हाँ वो पूरी तरह सिंगापुर पर है कि इस शहर में जब भी मैं निचुड़ जाता हूँ और मैं चाहता हूँ, तो जैसे गांव में क्या होता है, हम तालाब के पास चले जाते हैं, खेत में मेड़ों में घूम लेते हैं, फिर यहाँ भी तो हमें उसकी तलाश है। तो मैंने कहा है कि शुक्रिया सिंगापुर उन जगहों के लिए जो तुमने दिए। ईसीपी है यहाँ पे, ईस्ट कोस्ट पार्क, एक लंबा सा पार्क है समुद्र के किनारे जहाँ जहाज रहते हैं, जहाँ लोग दौड़ते जॉगिंग करते दिख जाएंगे। आप वहां सुबह बैठेंगे तो इतना अच्छा सूर्योदय है। ऐसे ही एक सलेतर झील है, बड़ी प्यारी सी झील है, उसमें लिखा भी है मैंने कि सलेतर झील की खामोश सी बूंद। वहां आप चुपचाप जाके बैठिए और आप एकदम खुद से बात कर सकेंगे, जिंदगी से मुलाकात कर सकेंगे। तो मेरी कोशिश है कि मैं उन जगहों को लिख सकूं, ताकि कल को मैं सिंगापुर में ना रहूं या भारत में जैसे तुम बैठे हुए, तुम्हें ये लगे कि हाँ यार ईसीपी, पैसिर रेस, ये कौन सी जगह है। और मेरी कविता की लाइन है कि अब यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा, एक माटी में खेला खाया, दूजे का नमक उधार रहेगा। तो जैसे जिस मिट्टी में खेला खाया उसका तो खैर कर्ज अदा कर रहा हूं मैं, वो तो है ही, नमक उधार है, उसके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं मुझे लगा। तो मेरी अब कोशिश है सिंगापुर के बारे में थोड़ा और ज्यादा लिखूं। तो सिंगापुर आई भारतीय लड़कियां मेरी पहली कविता थी जिसने सिंगापुर में मुझे पहचान दी थी। मैं अभी भी एक सिंगापुर एनआरआई बज एक फेसबुक पेज है, और उस पेज पे ये कविता गई थी, और उस कविता ने मुझे लगता है कि रातों रात
बहुत लोगों तक मुझे पहुंचाया और लोगों को लगा कि तो, क्योंकि वो बहुत इन लोगों के पास पहुंची है, औरतों के पास जो वहां से आई हैं, अपनी जड़ें उठा के यहाँ लाके जमा रही है। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा और सिंगापुर के बारे में लिखूं और लोगों को बता सकूं। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि हमेशा रहा है कि एक कवि कविता से ज्यादा अच्छे से सुनाता है, तो सिंगापुर आई भारतीय लड़कियों के बारे में तो आपने कहा ही कि वो सिंगापुर के लोगों को ज्यादा पसंद आई, उसने आपको पहचान दिलाई। पर्सनली इन 3 सालों में, क्योंकि कवि अमूमन हर कविता को याद रखने की कोशिश करता ही है, बट आपकी अपनी ऐसी कौन सी कविता है जो घाय बगाए आपको पूरी याद रहती है? मतलब वो आपके सबसे करीब है कि आपको अभी तक के अपने, मुझे लगता है इसके बाद भी आप कोई काव्य कविता लिखेंगे ही लिखेंगे, पर अभी तक आपकी कौन सी ऐसी कविता है जो आप पाठकों को अभी सुनाना चाहेंगे? मैं वो सुनना चाहूंगा आपसे। अब वो तो खैर वही है कि माँ के लिए हर बच्चा प्रिय है, तो कहना मुश्किल है। पर एक कविता है, मैं शायद इसमें हो, पूरी याद कई बार नहीं रहती है, लेकिन उसको मैं सुना देता हूँ, अगर इसमें मैं देख लेता हूँ। वो कविता मैंने बहुत जगह सुनाई है और बहुत मैं रिलेट करता हूँ एक्चुअली इस कविता से। वो यहाँ के मतलब एक एनआरआई के लिए ये कविता लोगों, वहां भी जब भी मैं इंडिया में होता हूँ तो मैं इस कविता के जरिए लोगों तक बड़ी आराम से पहुंच पाता हूँ, और मुझे बहुत प्रिय भी है ये कविता। एनआरआई, मुझे जस्ट 1 मिनट दो, मैं निकालता हूँ। हाँ, तो ये कविता मैंने अभी अभी भोपाल में था, मैं वहां भी सुनाई थी, लोगों ने बहुत पसंद की। और इनफैक्ट मलेशिया, थाईलैंड, यूएस में जो दोस्त हैं, कई लोग जो मुझे जानते नहीं कि मैंने लिखी, उन्होंने ये कविता मुझे भी फॉरवर्ड की कि अरे यार ये कविता हम लोगों के लिए बड़ी प्रिय है, एनआरआईज के लिए। हाँ, तो मैं सुना देता हूँ कि लगभग याद ही है कि वहां भी हम नहीं पूरे, वहां भी हम नहीं पूरे, यहाँ अब तक आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम प्रवासी हैं। ये पहली पीढ़ी के हर एनआरआई के दिल का किस्सा है, ये पहली पीढ़ी के हर एनआरआई के दिल का किस्सा है कि जितना इसमें विदेश उतना ही भारत का हिस्सा है। पहली पीढ़ी इसलिए कहता हूं कि मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये भाव उनके बच पाएंगे शायद। यहां दौलत, यहां शोहरत, यहां जो हाल है अपना, यहां दौलत, यहां शोहरत, यहां जो हाल है अपना, अब इसी से पहचान अपनी है, यही ससुराल है अपना। जब भी हम भारत जाते हैं तो हमारी पहचान इसी से कराई जाती है कि ये फलाने हैं और ये सिंगापुर में रहते हैं। तो ये तो हाँ। हमारी पहचान हो गई, लेकिन हमारे अंदर यही है कि मगर कैसे उसे भूलें ऐसा जायका था वो, मगर कैसे उसे भूलें ऐसा जायका था वो, जहां जन्मे हुनर सीखा शायद मायका था वो। अब वहां से जो अटैचमेंट है मायके को, जो लड़कियों को रहता है ना, हमेशा मायके पे भी ध्यान लगा रहता है कि अरे वहां हाँ कुछ वो हो तो गया, जबकि उनसे उनको उनको करंटली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उनके ध्यान में रहता है। तो मैं स्पेशली कोरोना के दौरान हमारा हमेशा मीटर में देखते रहते थे हम कि भारत में कितने डेथ्स हो गई, क्या चल रहा है। तो हम्म, तंगहाली की यहाँ जब बात आती है, माथे पर शिकन की कुछ लकीरें खिंच ही जाती हैं। और जब वर्ल्ड कप चल रहा था हम लिखते थे कि वहां की बुलंदियों का यहाँ जब जिक्र होता है, सीना फूल जाता है, हमें भी फक्र होता है। और अगली पीढ़ी के लिए, और हम जबरदस्ती उन्हें भारत के बारे में बताते रहते हैं, तो उसके लिए है कि पीढ़ियां बदल रही हैं, रिश्ता पीछे छूट रहा है। पीढ़ियां बदल रही हैं, रिश्ता पीछे छूट रहा है, पकड़ी है रस्सी मुट्ठी में और रेशा रेशा टूट रहा है। कई बार टग ऑफ वार में जी तुमने कि हम पकड़ के रखते हैं और धीरे धीरे हाथ से फिसलता रहता है। बच्चे समझते हैं हॉलीवुड, उन्हें कब तक बॉलीवुड दिखाएंगे, उन्हें चाहिए पिज्जा बर्गर, कब तक चावल दाल खिलाएंगे। फैलाएंगे, सही है। कवि का दर्द है कि ऐ सड़क बिजली विकास तुम क्यों इतनी देर से आए, ऐ सड़क बिजली विकास तुम क्यों इतनी देर से आए, कि तुम्हारे ही तलाश में कई मुल्क से हो गए पराए। और फिर आखिरी पंक्तियां कि अब तो यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा। अब यही नियति इस देह की, इसका दो तरफा व्यापार रहेगा। एक
माटी ने पाला पोषा, दूजे का नमक उधार रहेगा। वहां भी हम नहीं पूरे, अब तक आभासी हैं, कहीं का जन्म है अपना, कहीं के हम कहीं के प्रवासी। प्रवासी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तो ये कविता बहुत जैसे रिलेटेबल है, बहुत रिलेटेबल है, बहुत, तुरंत। बहुत, हाँ। मतलब ये तो आप समझिए कि हर परिवेश में, चाहे वो कहीं पे भी हो, अपने गाँव से शहर जाना भी एक आजकल लोगों को विदेश जाने जैसा लगता है। बिल्कुल। तो वो भी है। और दूसरा मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जितने भी पाठक हैं कविता के, वो कविताएँ क्यों पढ़ते रहे? इस पे आपका क्या विचार है? ये ज़रूर बताएँ। ये कविता तो पढ़ना कितना आवश्यक है? मतलब एज़ अ पाठक आप क्या कहेंगे कि कविताएँ किसी को अगर आप कहें कि कविता पढ़नी ही चाहिए, तो वो क्या कारण आप पाठकों को देंगे? तो मेरा जो मानना है, अभी आप किसी नामली सेल्स के एंगल से देखें तो कोई डॉक्टर यही बोलेगा दवाइयाँ खाया करो, क्योंकि उसी से हाँ, उसका। पर मेरा मानना है, पहली बात तो देखो, कविताओं से हमें कोई ऐसा सेल या ऐसा कुछ आजीविका नहीं है। तुम्हें पता ही है कि हिंदी, स्पेशली हिंदी करेक्ट, हिंदी करेक्ट। तो एक तो लोगों को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है उपन्यास वगैरह में, कविताएं वैसे ही सही है। पसंद, ऊपर से हिंदी कविताएं, तो मैं बोलता हूँ हमेशा मजाक में कि एक तो केरला, ऊपर से नीम चढ़ा नीम हिंदी। चढ़ वो भी मैं हिंदी सिंगापुर में, कविताओं में सही। हाँ, सिंगापुर में गंजों के शहर में मैं कंघियां बेच रहा हूँ। ये कंगिया मुझे बेचते लगता है कि हमारे जीवन में जो हर्ज़बर्ग की थ्योरी है, सबसे पहले भूख, पेट की भूख सबसे जरूरत है हमें। बच्चा हम खाना करेक्ट, चाहते हैं, कहते हैं कुछ भी करते हैं। उसके बाद जो मोटिवेशन है आदमी का, जो अगला इवोल्यूशन है, बढ़ता है आदमी, तो प्रेम, सौंदर्य और प्रेम चाहता है। जी, वो किसी से करना चाहता है, और चाहे वो पेड़, पक्षियां, जिसमें वो निष्कलुष प्रेम हो, उसको देखे और उसे अच्छा लगे। और फिर इससे ऊपर बढ़ता है तो वो सम्मान चाहता है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो कि सीईओ बन जाए, या फिर एमडी बन जाए, या फिर आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए। तो मुझे लगता है कि जब हम भूख वाली लेवल को पार कर चुके हैं, उससे हमें सीधा सम्मान के लेवल पे नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी जो दूसरी नीड है वो सौंदर्य की नीड है। और सौंदर्य की। हाँ, जब हम कविताएं पढ़ते हैं ना, तो प्रेम, सौंदर्य, इमोशन, बेसिकली जो हमारी भावनाएं हैं वो जागृत होती हैं। और मुझे हमेशा लगता है, इवन एआई आने के बाद हमारी कविताएं, सब लोग कहते हैं ना कविताएं लिख दी जाएंगी, कभी भी कोई इमोशन को, सबसे मुश्किल है इमोशन को पकड़ना। एज अ करेक्ट, ह्यूमन बीइंग हम मशीन से सिर्फ अपने इमोशन के जरिए ही लड़ पाएंगे। बाकी चीजें तो कर ही लेगा ना। हमारा मैथ्स, हमने पहाड़ा गिनती रट लिया, कैलकुलेटर बना दिया किसी ने, हम टाइप करते हैं, हम बोल के टाइप कर सकते हैं, मतलब मशीन सब कुछ कर लेगा। सिर्फ हमारा इमोशन ही है, हमारी जो स्टूपिडिटी है, जो हमारे मूर्खताएं हैं, जी, जी, इस तरह से नहीं कर पाएगा। तो कविताएं हमारे अंदर के उस इंसान को जिंदा रखती। जैसे मैं आज अनामिका जी, आपने पढ़ा, जानते होंगे, साहित्य अकादमी मिली हुई है, अनामिका जी कविता पढ़ रहा था, टोकरी में दिगंत, जहां पे वो बस में खचाखच भरी भीड़ में उन औरतों के बारे में बात कर रही हैं जो अपने सर पे टोकरी ले जाती हैं और सब्जी बेच कर लौट रही होती हैं और आपस में चुहल कर रही होती हैं। तो सही। इमोशन है, ये इसीलिए हमको बचाए रखा है, नहीं तो हम सब रोबोटिक से हो जाएंगे। तो हाँ, मेरा, वो तो जिस आदमी को ये पता है कि भूख के बाद प्रेम और सौंदर्य और भावनाएं जरूरी हैं, उसको कविताएं जरूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपको जी, नहीं लगता, चुपचाप हर रात सोने से पहले 4 पन्ने, 5 पन्ने किसी अच्छी कविता जो जिससे आप जोड़ सकें उसको पढ़िए। और आप देखिए कि आपके अंदर जैसे एक प्रेम की रसधार होती है वो बहती है, और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि कविताएं जरूर पढ़नी चाहिए। सिंगापुर में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम, मतलब हम कॉर्पोरेट की तरफ भागते रहे, और यहाँ जो आए वो जो भागने में सफल हुए, तो वो तो वैसे ही भाग रहे हैं। पर मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा, कविताएं आपके अंदर के इंसान को बचाए रखेंगी, जो आपकी आमूल चूल जरूरत है। आप उसको नहीं छोड़ सकते हैं। आप अंत में बहुत धन कमा के भी बहुत छिछले रह जाएंगे, अगर आपके पास आपके गांव, आपकी जमीन, आपके लोग, आपकी भाषा के प्रति नहीं रहा। तो मेरा मानना है और मेरी गुजारिश सबसे ही रहती है, और मैं कहता भी हूँ, बहुत सी किताबें जो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं उनसे ये भी नहीं कहता कि तुम इन किताब को खरीदो। मुझे यही खुशी है, कम से कम किसी के अंदर उसके लिए जज्बा तो है। मैं चाहता हूँ भाई आप आइए, मिलिए और ये कविताएं लीजिए। तो मैं सिंगापुर में रहते रहते मुझे लगता है कम से कम 100 से 200 लोग तुमने मेरे ख्याल से 3-4 बार तो जहाज ही भेजी होगी, बचा तो दो 200 लोग ऐसे थे जो
मतलब पढ़ना चाहते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब हर हफ्ते दर हफ्ते मेरी कविताएं पहुंचती हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, सुन के। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं पाते, उनके पास शब्द नहीं, पर उनके पास भावनाएं उतनी ही जबरदस्त हैं। तो जब मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ और उनसे आवाज, जैसे एक कविता लिखी थी मैंने कि उन लड़कियों के लिए जिनकी 2 बहनें हैं और भाई नहीं है, तो रक्षाबंधन पे उनकी जो फीलिंग थी, तो हाँ। रक्षाबंधन में लिखी थी, और वहीं से किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरा कोई भाई नहीं था, हम 2 बहनें ही हैं, पर क्या फिर हमारे लिए रक्षाबंधन का महत्व नहीं रहा? और मैंने उनके लिए कविता लिखी कि नहीं था कोई भाई, बांधने के लिए नहीं थी हमारे पास कोई कलाई। तो उसमें था कि बहन भाई से कम तो नहीं थी हमारे पास, बड़ी बहन जो थी मेरी। तो जब आप उनकी उनकी भावनाओं को शब्द देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है जयंत, और लगता है कि अभी भी उनके अंदर वो इमोशन बचा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मनुष्य होके पूरी तरह जीना चाहते हैं तो साहित्य और कला, चाहे आप कोई वाद्य यंत्र बजाएं, कोई गाना सुने, कोई कविता पढ़ें, बहुत जरूरी है। और कविता मुझे लगता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल में बहुत ऊपर ले जाती है। जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं तो वो आपको अभी भी मानव रखती है, पर कविता में बहुत सी गूढ़ बात बहुत सरल तरीके से बहुत छोटे में कही जाती है। तो जब आप डीपली उसको समझते हैं ना, जो ये लाइन ही थी कि अब यही नियत दिस दे है कि इसका 2 तरफा व्यापार रहेगा, एक माटी ने पोला पाला पोषा, तो जी का नाम उधार रहेगा। ये कितनी बड़ी बात छोटे 4 लाइन में सिंपली कही गई है आदमी। तो जो पढ़े कविताएं और जो समझे, मेरे ख्याल से उसके अंदर का ह्यूमन बचा रह जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरा मैं अब आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक लेखक भी रहे, क्योंकि आपने उपन्यास लिखा है इंडिया का, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से प्रेरित है कि एक जहाजी के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं प्रेम करना। तो फिर आपने कविता लिखी, अलग अलग विषयों पे लिखी, बेहतरीन विषयों पे लिखी। तो जो राइटर हैं, जो कवि हैं, जो नए बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि उनका फोकस क्या होना चाहिए कविताएं लिखते हुए? डिसिप्लिन की तो आपने बात की कि जिसके लिए आप आभारी हैं अपनी पत्नी के, कि वो आपको समय दे रही हैं, डेडिकेट कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, शायद वो आपकी पहली श्रोता भी होंगी जब आप लिख के उन्हें देते होंगे। तो बिल्कुल। एज अ कवि, एज अ लेखक, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, या जो काफी समय से नहीं लिख पाए हैं, उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे लिखने के लिए? या आप आज के समय में उन्हें क्या गाइडलाइंस देना चाहेंगे कि ये करना उनके लिए बेहतर रहेगा? तो जयंत, मेरा यही कहना है कि कोई भी कला, चाहे से क्रिकेट हो या फिर कुछ वाद्य यंत्र बजाना, या कोई कोई भी कला, कला बहुत मुश्किल है कि आप, अगर आपके अंदर नहीं है फिर भी आप उसको जनरेट कर पाएंगे। आप कैलकुलेशन सीख सकते हैं, फैक्ट याद कर सकते हैं, हिस्ट्री रट सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये नहीं देखना है कि भाई ये वो लिखते हैं और बड़े फेमस हैं, स्टेज पे आ रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, क्या मेरे अंदर ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया ही है। तो क्या ईश्वर ने वो दो रत्ती दिया है? जैसे मैं अगर कुछ लिख के सुनाऊं तो 2 बार लोग सुनते हैं, तो मुझे लगता है, विश्वास होता है कि नहीं, ईश्वर ने शायद मुझे ये एक एक्स्ट्रा चीज दी है, तो मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कि आपको बहुत ईमानदारी से ये जानना चाहिए कि आप सिर्फ इसलिए तो नहीं लिखना चाहते कि लोग सुनेंगे, क्योंकि उनको सुनते हैं तो मेरा भी नाम हो जाएगा। बहुत लोग इसलिए लिखते हैं आजकल, तो करेक्ट। सोशल मीडिया में ये चीज थोड़ा और भी हो गई। और दूसरी चीज कि आप, अगर आपको लगता है कि आप अच्छा लिखते हैं और जो भी लिखते हैं लोगों को पसंद आता है, तो आप कोशिश करिए, पढ़िए। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर जैसे होता है ना कि जो चीज आप पढ़ते हैं वो आप जीने लगते हैं। तो बाय द टाइम आप 5 अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, आपके अंदर एक कुछ ना कुछ 4 पंक्तियां बन जाती हैं उन अच्छी कविताओं से। इतने अच्छे लोग लेखक हैं, आप पढ़िए जयशंकर प्रसाद का शब्द विन्यास देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का सीधापन देखिए, रश्मि रथी जी। देखिए, बढ़िया सिंपल तरीके से। तो पढ़ेंगे तो आपके अंदर और बढ़ जाएगा। तीसरी चीज, स्पेशली आज के जमाने में देखिए, सबसे पहली जरूरत जो मैंने बोली ना, पायदान में है भूख। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हिंदी को लेके अभी भी उतना बड़ा बाजार नहीं है, तुम्हें भी ये सच्चाई पता है। आप वेब सीरीज लिखें और हजारों लोग लिखें और शायद किसी का चल जाए तो उसको पैसे मिल जाएंगे, पर आप सोचें आप कविता लिख के या कहानी लिख के, अब तो आप इस चीज को क्लियर रहें कि ये मेरा पैशन रहेगा और ये मेरी सोल फीडिंग के लिए है, मेरी पेट पूजा के लिए मेरी नौकरी है, उसके साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। लेकिन आदमी की आत्मा भी तो जिंदा होनी चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल से बड़ा बैलेंस वे में ये काम करना चाहिए। तो आप पहले देख लें कि आपके अंदर वो चीज है कि नहीं, फिर आप अपनी नौकरी या अपनी पेट के लिए जो काम कर रहे हैं उसको बड़ी ईमानदारी से करिए। लेकिन उसके बाद जो समय बचता है उसमें बड़े अनुशासन के साथ आप पढ़िए और कुछ ना कुछ लिखिए। और आखिरी चीज, जब आप लिखते हैं
तो कई बार होता है कि आपको लगता है, नए लोगों को लगता है कि अरे पता नहीं किसको कैसी लगेगी। आप अपने लिए लिख रहे हैं, और दूसरी चीज, वैसे भी किसी को अच्छी लग जाएगी तो आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। तो आप, जैसे आपने बोला ना आपकी पत्नी श्रोता है, तो मेरी पत्नी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप कई बार मुझे सुनाते हैं, अगर मैंने कह दिया कि इसको बदल दें आप, तो आप बदल देंगे, फिर आपकी कविता नहीं रह गई ना, हाँ, बहुत सही। आपकी कविता नहीं रह गई। और क्या फर्क पड़ता है कि मेरी वजह मुझे ये अच्छी लाइन नहीं लगी, जैसे मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, वो कविता मुझे बहुत प्रिय है, बहुत लोगों को, स्पेशली स्त्रियों को बहुत पसंद नहीं है, कि ये मतलब किसी ने नहीं बोला कि बहुत अच्छी कविता है, पर बिटिया रानी बहुतों को अच्छी लगी। तो मेरा मानना है कि उसके बाद आप पढ़े, जो लिखते हैं ना, वो आपका बहुत ओरिजिनल मौलिक विचार होना चाहिए। आप उसको लिखिए और लिखते रहिए, और आप अगर बहुत दिल से लिखते हैं तो 2-4 लोग ऐसे दुनिया में मिल ही जाएंगे जो एकदम एग्जैक्टली वही सोचते हैं, उन्हें अच्छी लगती है। क्योंकि हमें इवेंचुअली, आप क्रिकेट स्टेडियम में छक्का मार रहे और कोई नहीं ताली बजा रहा, तो आपको एक निराशा तो होती है कि भाई क्यों कर रहे हैं। कला का आदमी, हमें कलाकार हमेशा प्रशंसा का भूखा तो होता ही है नेचुरली। तो वो आप पे पहुंच जाएगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी को अच्छी लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही 3-4 जो है कि आप अपने आप से पूछिए कि सही में आपके अंदर वो चीज है, इसलिए नहीं कि दूसरा लिख रहा है। दूसरा, आप अपनी आजीविका के लिए क्लियरली कुछ बना लीजिए, जो आप साथ में करते रहिए और इसको पैशन करते रहिए। और तीसरा, आप पढ़िए और पढ़कर जो लिखिए उसको बेझिझक डालिए और लोगों तक पहुंचाइए, उसमें सोचिए मत। और धीरे धीरे समय के साथ हर कोई सुधरता है, आप बेहतर होते जाएंगे। मैं भी किसी पायदान पे हूँ, कोई बहुत आगे है मुझसे, कोई पीछे है, तो वो सीढ़ी है, चलती रहेगी। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, और शायद इसको आपने निराला की जो आपकी कविता है उसके 2 पंक्तियों में कहा भी है, जिसको मैं पढ़ देता हूँ कि एक ही जीवन में जो इतने दर्दों का अंबार सहे, सारे अपने खोकर भी कोई साहित्य की साधना में लगा रहे, वो सचमुच हिम्मत वाला होता है। होंगे कलमकार कई हिंदी में, पर हिंदी हर में कोई कहाँ निराला होता है। क्या बात तो है, बिल्कुल। इन्हीं पंक्तियों से आप समझ सकते हैं, जितने भी लेखक कविता लिखना चाहते हैं, कि साहित्य साधना आपकी है, आपको करते रहनी होगी, निरंतर करते रहनी होगी। अब वो किसी दिन आपको ले जाके निराला बना दे, तो जो निराला आज है, निराला शायद अपने जीवित रहते वो पहचान या वो चीज खोजते रह गए। तो उसकी आप चिंता ना करें, अपनी साधना में लगे रहें। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें कविताओं के इतने करीब से रूबरू करवाया, और आपकी किताबें जो हर साल आती है, जिसका तीसरा संस्करण अब आने वाला है मार्च में, तो ये साथ बना रहेगा। जाते जाते बस 2 हिस्सों में ये जानना चाहूंगा, क्योंकि फ्लैटरी में एक नया प्रकाशन है, कविताएं हमारे लिए भी एक नया विषय है। एक प्रकाशक के तौर पे आप फ्लैट को कविताओं के विषय में कितना सही पाते हैं, और हम क्या और इसमें नया कर सकते हैं। जो आपके साथ तो हम करेंगे वो एक्सपेरिमेंट सारे जो हम करते आए हैं, कि हमारे कवर कविताओं जैसे तो लगते भी नहीं देख के, कि कविताओं वाले कवर टिपिकल, कि जहाजी का कवर बिल्कुल अलग है तो वीकेंड वाली कविता का कवर अलग है। अभी देखो मैं गाँव का तो और भी अलग बन गया था, वो कहना होगा। तो कोशिश तो हमारी रहती है एज अ प्रकाशक कि हम बहुत बेहतरीन किताबें निकालें, और इस पूरे दौर में हमने हर किताब के साथ कुछ ना कुछ सीखा ही है। पर फिर भी आपका फीडबैक जानना चाहूंगा, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो प्लेटफॉर्म को और करीब से जान सके एज अ प्रकाशक। तो फ्लाई ड्रीम से मैं, मेरे ख्याल से पहली कविता वीकेंड वाली कविता से ही हमारा जुड़ाव हुआ, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जयंत। मैं इसको कहने में मेरा कोई गुरेज नहीं है। इनफैक्ट मेरे रिकमेंडेशंस पे ही यहाँ कुछ और लेखकों ने भी तुम लोगों से प्रिंट छपवाया है, कुछ और लोगों को मैंने बताया भी है। तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है फ्लाई ड्रीम की, कि आप लोग एक्सपेरिमेंट करने को तैयार रहते हैं। और जैसे बड़े जो प्रकाशक हैं, जो बहुत पुराने बेसिकली मठाधीश प्रकाशक हैं, वो एक सेट ढर्रे पे चलते हैं, और उनके साथ आप ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि ये सोच अच्छी है नहीं किसी भी चीज के लिए। अगर आप बदलेंगे नहीं तो चीजें, कोई भी चीज स्थिर नहीं रही, तो समय के साथ पहिया है, घूम रहा है। तो मैंने देखा कि तुम लोग बहुत, कविता की किताब पे तुमने इतनी मेहनत की, पर्सनली इतनी बार कॉल करके उसके कवर डिजाइन को लेके, कि भाई अच्छे से उसको बनाया जाए। और इवन जो तुमने उसमें मेरे ख्याल से कैप्टन का वो कैप भी लगाया, हाँ। और कविताओं को जो हिस्सों में बांटा, वो कोशिश की कि भाई बटे वो हिस्सों में। और हम्म। छोटी छोटी चीजें, जैसे तुमने लिखा वीकेंड वाली 52 नीचे लिखी, और कविता 2023, तो वो सब मुझे लगता है कि मतलब तुम्हारा जो अप्रोच है, जैसे कवि का काम है कविता लिख देना, पर उसकी जो जी। प्रकाशक है उसकी मार्केटिंग करना है।
और उसकी पैकेजिंग करना। तो मेरे ख्याल से पैकेजिंग में तो तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग उसको बहुत अच्छे से पैकेज करके करते हो। मार्केटिंग के लिए मैंने तुम्हें सलाह भी दी है, उसमें वो भी कहने में मुझे कोई वो नहीं कि अभी भी नई टीम है तो थोड़ा सा तुम लोग सेटअप हो रहे हो, तो मुझे पता नहीं, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं अभी भी उस आइडियल प्रकाशक को, और मुझे पता है कि बड़ा मुश्किल काम है, तुम्हें उससे रोजी रोटी चलानी है, मैं उस आइडियल प्रकाशक को ढूंढ रहा हूँ जो हमें छोड़ दे कि भैया आप सिर्फ लिखिए, इसको प्रमोट करना मेरा काम है। हालांकि ये आपको समझता हूँ कि तुम लोग के अपने चैलेंजेस होते हैं, और पर अभी भी मैं मतलब मुझे लगता है कि कवि सेल्समैन हो नहीं सकता। अगर प्रेमचंद को या निराला को बोला गया होता कि सर आप रोज एक किताबें बेच बना के डालिए, वो लिख नहीं, तो मुझे अभी भी वो बड़ी मेहनत का टू बी ऑनेस्ट, जो मैं तुम्हें बड़े ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ रील्स बना के लगभग डेली 1-2 बना के डालूं। तो मैं एक तरह से वो आदेश का पालन करता हूँ एज ए प्रमोटर कि भाई वो करना है मुझे। लेकिन अगर आज का दौर ऐसा ही हो गया है कि अगर वो थोड़ा बेहतर हो जाए ना, वो थोड़ा बेहतर हो जाए तुम्हारा कि कर पाओ उस चीज को, ईश्वर करे कि हम लोग सिर्फ छोड़ दे जाए लिखने पर और हम लिखें, वही हमारा एक नहीं, वही मैंने आपके साथ कहा ना कि फ्लैट ड्रीम तो प्रकाशक है, फंतासी हॉरर, इसी के लिए आज भी लोग जानते हैं। और उसी के बीच में कई लोगों को जब कहते हैं कि आपने कितने विषयों में लिखा, मैं कि अभी तक कविताओं में हमारी अगर आपके 2 गिने, शांति जी की 1 3 हो गई, देवेश जी की 1 और प्रहलाद नारायण जी की तो कुछ है, और हाल ही में जिंदगी स्टोर करके जो किताब आई वो, और अगले इसी माह के अंत में एक किताब और आने वाली है, उनके ख्याल और मेरी उदासियां। तो 7-8 किताबें हो गई है। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि फ्लैट ड्रीम पब्लिकेशन से कभी कविताओं जैसी किताब आएगी, क्योंकि कविताएं वैसा विषय है नहीं जिसमें एज अ प्रकाशक आप बहुत ज्यादा कुछ संपादन भी करवा दो, या बहुत ज्यादा आप उसमें कुछ चेंजेस करवा दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें प्रूफ कर सकते हैं कि ठीक है कुछ शब्द सही हो जाए, कुछ एडिटिंग, वो एडिटिंग एज एन फॉर्मेटिंग सही हो जाए उसकी, कि वो पढ़ने में आसानी हो। तो पर मेरे लिए पर्सनल चैलेंज ये रहा है कि सबसे ज्यादा चैलेंज आता ही इसी को बनाने में है, कि इसके एक एक पन्ना जो पलटा जाए, एक एक कविता जो फ्लो में आए, जो मीटर में आए, जो भावों के उतार चढ़ाव हमें महसूस किए। और शायद मेरी अभी तक जितनी भी प्रकाशित कविताओं की किताबें वो मैंने तो खुद पढ़ी ही है एज अ प्रकाशक। तो मैं ये एक अच्छी चीज मानता हूँ कि इसी बहाने, जो कहते हैं ना कि आप एक नियमित पाठक होना पड़ता है, अपने भावनाओं को जागृत रखना पड़ता है, तो वो मेरी भावनाएं जागृत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, जिस तरह से वो मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, आपकी फेवरेट कविता वो मेरी भी फेवरेट कविता है। तो हम दोनों की फेवरेट कविता पे ये सेशन को मैं अंत देता हूँ। तो अगर आप मैं बुद्ध होना चाहता हूँ का एक पैराग्राफ पढ़ दें। मुझे 1 मिनट देना, मेरे ख्याल से ये कविता मेरे पास तो होगी कहीं, मैं निकाल के पढ़ता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक तरह का तो शायद याद भी हो मुझे। निकालिए, हाँ आप निकालिए, तब तक मैं पाठकों को बताता हूँ कि जितने भी आप कविताएं पढ़ते हैं, उसको लिख लेने के बाद उसका जो फ्लो है, जो पढ़ने का तरीका है, एक लेखक का अपना होता है और एक पाठक का अपना होता है। तो अगर मैं उस कविता को जिस भाव से पढ़ूंगा या जिस शोर में पढ़ूंगा, वो हो सकता है कवि का इंटेंडेंट तरीका ना हो। इसलिए विनोद जी ये काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं कि वो वीकेंड वाली कविता यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी ही आवाज में, अपने ही मीटर में आपको कविता सुनाते हैं, कि वो जिस भाव से और जिस फ्लो में लिखी गई है वो आपको उसी फ्लो में सुनाई दे, समझ में भी आए। कई बार वो कहते हैं ना कि ठहराव भी बहुत जरूरी होता है, तो कितना ठहराव कहाँ देना है, किस शब्द पे वजन देना है, या लिखते समय कहते हैं ना कि किस जगह पहुंचने की जद्दोजहद में 2 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी गई। कहते हैं ना कि एक शब्द को समझाने के लिए 2 एक्स्ट्रा लाइनें लिखी जाती हैं। और हम विनोद जी लिखते भी अच्छा है, कई बार बिल्कुल फिक्स, कहते हैं ना कि 16x16 की जो लाइनें होती हैं उसमें भी लिखते हैं, और कई बार इनका पता चलता है कि 4 पन्नों तक वो कविता चल ही रही है, जब वो बनारस को याद करते हैं या अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। तो विनोद जी टिपिकल मॉडर्न राइटर हैं या कवि हैं, कि वो जानते हैं कि मीटर भी क्या है और बिना मीटर की गाड़ी भगाना भी क्या है। तो जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए, ये देखने के लिए कि कितना मनोरंजक है किताबों को पढ़ना, खासकर जब कविता संग्रह इतने सहज सरल और अच्छे होते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं एक छाप तो छोड़ते ही हैं यहाँ पे। और हमारी भी कोशिश यही रहती है एज ए प्रकाशक, जब ये किताबें बना रहे होते हैं, फ्लाई ड्रीम का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, जिसको आप अलमारी में रखें, किसी को दिखाएं, बताएं कि ये कविता पढ़िए। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि घर में कोई मेहमान आया और उसको आप टाइम पास करने के लिए वो होता है ना कि हर टाइम पॉलिटिक्स पे चर्चा नहीं हो सकती, हर टाइम दूसरी विषयों पे चर्चा नहीं हो सकती, तो वो किताब निकाल के अगर आप एक दूसरे से शेयर करें, जैसे पुराने टाइम में होता था कि यार ये गजल सुनी जाए, ये गाना सुना जाए, वो दौर किताबों के साथ ही वापस आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनफैक्ट मैं सिंगापुर में भी यही मेरी कोशिश है जयंत की, लोगों के बीच में ये कविता की किताब खरीदें, उसको पैसे दे के भाई, कि मैं उसकी वैल्यू करता हूँ, क्योंकि अदरवाइज आप वैल्यू नहीं करेंगे। और प्लस वो घरों में रहे, बच्चे आदमी जब लौटे शाम को ऑफिस से या कहीं, तो कम से कम कोई कविता जिसकी प्रिय हो पढ़े। इसमें ये कविता बुद्ध होना चाहता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे सामने है अभी, ज्यादा बड़ी नहीं तो मैं खत्म नहीं कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत ही प्रिय है। मैं इसको, बड़ी ज्यादा नहीं है पर वो गहरी ज्यादा है। हाँ। तो ये एक ऐसे ही कई बार होता है कि आप जैसे जैसे आप एज करते हैं ना, तो अपनी जिंदगी को 40 तक आते आते हम एडिट करते हैं, कैंची चलाते रहते हैं, और दोस्त छटते हैं, और कई बार आप बहुत अकेला भी महसूस करते हैं कि जैसे कोई है ही नहीं जिससे आप अपने मन, जो आपकी तरह सोच रहा है, और आपको आपके वो दोस्त जो रोजमर्रा में डूबे हुए हैं, वो बहुत सोचते हैं कि यार ये क्या, मतलब तुम तो अजब ही है यार, तुम्हारा तो समझ नहीं आता कि क्या क्या तुम्हें चाहिए, या फिर चलो यार पार्टी करते हैं और आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, अंदर से आपको लग रहा है कि मजा नहीं आ रहा है। तो ये कविता उन्हीं किसी फीलिंग पे, किसी ने कुछ कह दिया था मुझे ऐसे ही मजाक में कि यार तुम तो बुद्ध हो गए, ऐसे हम लोग तो क्या क्या शराब पिया जाए, ये किया जाए। मैंने कहा यार मुझे कुछ मन नहीं कर रहा, तो बुद्ध हो गए। तो ये कविता उसी समय लिखी थी, तो मैं इसको सुना देता हूँ। एकाकी अवसादों के पल में, अच्छा भाषा पर मैं बस बोल दूं छोटी सी बात की, इसमें मैंने बहुत करीब है, तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा भाषा क्लिष्ट, जो अच्छी भाषा, गांव में मेरा बनारस के पास भदोही में एक बरवा छोटा सा गांव है, और वहाँ हमारे जो गुरुजी थे बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे। तो हालांकि मैं सरल हिंदी लिखता हूँ, लोगों तक पहुंचे बात, पर कुछ कविताएं जो मुझे बहुत प्रिय है, उसमें मैंने थोड़ी सी अच्छी हिंदी के अच्छे शब्द यूज करने की कोशिश की है। तो इस कविता में है थोड़े से कि एकाकी अवसादों के पल में, जीवन से किए संवादों के पल में, मैं मोह के अनुराग पर और मोक्ष के वैराग पर, भीड़ के इस भाव पर भी, एकांत के उस अभाव पर भी, गंगा जल छिड़क कर एक बारगी शुद्ध होना चाहता हूं। जब उबता है मन मेरा, मैं बुद्ध होना चाहता हूं। कुछ काम में, कुछ अर्थ में, जीवन गुजरता व्यर्थ में, कभी स्वार्थ में शंकित रहा मैं, कभी परमार्थ में चिंतित रहा मैं, कहीं बौड़म तो कहीं काबिल रहा, अब तक का जो भी मेरा हासिल रहा, उस पर ना अब गर्व होता है, ना मैं क्रुद्ध होना चाहता हूं। जब उबता है मन मेरा, मैं बुद्ध होना चाहता हूं। आखिरी पंक्तियां हैं कि अब चूंकि लगता है, आप जब ऐसे होते हैं तो आप देखते हैं कि आपके लाइक माइंडेड बहुत कम हैं, तो आप बड़े लोनली फील करते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस अलग है। मेरी राह में अब कम पथिक हैं, मेरी राह में अब कम, और यात्रा भी ये कहाँ क्षणिक है, पर क्यों का हिस्सा बनूं मैं, क्यों सुना सुनाया किस्सा बनूं मैं, लोगों से बस सुने सुनाए मैंने भी थे कुछ नियम बनाए, उस हर नियम के आजकल मैं विरुद्ध होता जा रहा हूं। उम्र की काई पर फिसलते मैं बुद्ध होना चाहता था, मैं बुद्ध होता जा रहा। मैं बुद्ध होता जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका समय देने के लिए, और सभी पाठकों का, सभी लेखकों का फ्लाई ड्रीम के साथ जुड़ने के लिए। ये लाइव वार्ता इसी तरह चलती रहेगी, इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और बहुत जल्दी हम मार्च में फिर से मिलेंगे विनोद जी से, उनकी नई किताब पे चर्चा करते हुए, फिर नई कविताओं को पढ़ते हुए, और ये साथ हमारा इसी तरह बना रहे, और सालों साल हम वीकेंड वाली कविताओं को और पाठकों तक, लेखकों तक पहुंचाते रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेजेंड्स, समय के लिए शुक्रिया।